तो बाजार में सुस्ती का माहौल लगातार जारी है। आज भी बाजार खुलने के बाद लाल निशान में गया और फिर वहीं दायरे में बंद कर रह गया। दोपहर बाद बुल्स ने एक बार बाजार को फिर हरा निशान दिखाने की कोशिश की, लेकिन वो वहां ज्यादा देर टिक नहीं पाया। हालांकि आज का दिन रहा नायका की शानदार खूबसूरत लिस्टिंग के नाम, जहां पर शेयर ने एक शानदार लिस्टिंग की और 85% का गेन लिस्टिंग पर निवेशकों को दिया। इतना ही नहीं, ये शेयर आज ही दोगुना हो गया और इसकी मार्केट कैप भी काफी ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दी, जो कि 1 लाख करोड़ के पार गई। बाजार का पूरा हाल बताने के लिए और साथ ही नायका की लिस्टिंग पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ है हमारे सहयोगी सुमित मल्होत्रा। तो सुमित, आज के बाजार में वैसे तो नायका की चर्चा चारों तरफ थी, लेकिन उसके अलावा भी बाजार में आज और क्या हाइलाइट्स रहे? देखिए, वैसे तो सबसे ज्यादा एक्शन आज नायका पे ही दिखाई पड़ेगा, जहां पर आज लिस्टिंग शानदार हुई और 90% के प्रीमियम के साथ जाकर बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। 1 लाख करोड़ के पार भी पहुंचा है। इस पे भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन हाँ, आज इसके अलावा जो बाजार में पूरे दिन कामकाज रहा वो एक दायरे के अंदर ही रहा। स्मॉल कैप इंडेक्स आज फिर भी तेजी में था, थोड़ी बहुत खरीदारी वहां देखने को मिल रही थी, लेकिन मिड कैप में लगातार 2 दिन की तेजी के बाद थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग। निफ्टी और सेंसेक्स दोनों ही आज फ्लैट टू नेगेटिव बायस के साथ बंद हुए, क्योंकि लोअर लेवल से कुछ पुल बैक जरूर आया, लेकिन फिर भी निफ्टी हरे निशान में गया, फ्लैट हुआ, लेकिन उससे ज्यादा तेजी वहां आते हुए नहीं दिखाई पड़ी। स्टॉक स्पेसिफिक मूव जरूर मार्केट्स के अंदर आता हुआ दिखाई पड़ रहा था, लेकिन इंडेक्स वाइज अगर देखें तो आज बहुत कुछ हुआ नहीं। रियल एस्टेट में बिकवाली थी, मेटल में बिकवाली थी, सिलेक्टिव ऑटो में बाइंग थी, सिलेक्टिव आईटी में बाइंग थी, लेकिन ओवरऑल इंडेक्स आज फ्लैटिश टोन पे परफॉर्म करता हुआ दिखाई पड़ा। तो सुमित, आज किन सेक्टर्स या शेयर्स में सबसे ज्यादा हलचल देखने को मिली? देखिए, आज बाजार में तो बहुत एक्शन था नहीं, लेकिन हाँ, कुछ सेलेक्टिव स्टॉक्स के अंदर आज जरूर मूव आता हुआ दिखाई पड़ा। शुरुआत करता हूं निफ्टी के गेनर्स के साथ। आज यूपीएल तेजी में था, भारतीय एयरटेल एक अच्छी तेजी वहां बनते हुए दिखाई पड़ी। एम&एम लगातार दूसरा दिन, जबकि खरीदारी और ब्रिटानिया कल की बिकवाली के बाद कुछ हद तक पुल बैक यहां आता हुआ दिखाई पड़ा। निफ्टी लूजर्स में आज इंडसइंड बैंक रहा, हिंडाल्को में बिकवाली रही, टाटा स्टील में बिकवाली रही और कोल इंडिया यानी कि मेटल की जो बिकवाली है वो इन तीनों स्टॉक्स के अंदर आते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप में आज टीवीएस मोटर्स बाजी मार रहा था, गुजरात गैस में खरीदारी थी, टोरेंट पावर और एल&टी फाइनेंस कुछ और ऐसे नाम जहां पर खरीदारी आते हुए दिखाई पड़ रही थी। मिड कैप लूजर्स की अगर बात की जाए तो बीएचईएल नंबर्स के बाद टूटता हुआ दिखाई पड़ा, केनरा बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस और जी एंटरटेनमेंट नंबर से पहले जहां पर प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा एफ&ओ गेनर्स में आज एमसीएक्स लीड कर रहा था। इसके अलावा डेल्टा कॉप, ऑरोबिंदो फार्मा और यूपीएल कुछ ऐसे नाम जहां पर खरीदारी बनते हुए दिखाई पड़ रही थी। एफ&ओ लूजर्स का में सबसे पहले एफएसएल नंबर्स का एफएसएल के अलावा स्ट्राइड्स जहां पर नंबर्स का इंपैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ा। बीएचईएल में नंबर्स का इंपैक्ट रहा और इंडिया सीमेंट में अंदर भी प्रेशर देखने को मिला। एफएसएल ने अपनी गाइडेंस घटाई थी, एक उसका भी इंपैक्ट बनता हुआ दिखाई पड़ा। कैबिनेट की कुछ फैसले आए जिसमें इंपैक्ट शुगर स्पेस में रहा, रेणुका जैसी शेयरों में तेजी रही, जूट कंपनियों में लुडलो और शेविट जैसी कंपनियों में खरीदारी आते हुए दिखाई पड़ी। लेकिन आज का सबसे स्पेशल एडिशन रहा नायका। आज की लिस्टिंग और बढ़िया लिस्टिंग, 1 लाख करोड़ के ऊपर की मार्केट कैप और करीब 85% प्रीमियम के साथ ये लिस्ट होता हुआ दिखाई पड़ा। इस साल की 5वीं सबसे बेहतरीन लिस्टिंग आप इसे कह सकते हैं, जहां पर आते हुए दिखाई पड़ी और कंपनी की मार्केट कैप 9 निफ्टी कंपनियों से ज्यादा बनते हुए दिखाई पड़ी आज की इस लिस्टिंग के बाद। तो एक अच्छी लिस्टिंग नायका की तरफ से भी आते हुए दिखाई पड़ी। राइट, तो आज का दिन नायका के नाम। बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए सुमित। तो जैसा सुमित जिक्र भी कर रहे थे कि आज कैबिनेट ने कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए जिनका असर भी बाजार में दिखाई दिया। तो इन फैसलों में आवाज की खबर पर भी मोहर लगी, जहां पर कैबिनेट ने एथेनॉल की कीमतों में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी। इसके अलावा अनाज और चीनी के लिए जूट की पैकेजिंग को अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को 17,000 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया गया है। भारतीय कपास आयोग को, सीसीआई को, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को 17,408 करोड़ रुपए की कमिटेड प्राइस सपोर्ट को मंजूरी दी गई है। इस वर्ष भी जूट वर्ष 2021-22 के लिए अनुमोदित अनिवार्य पैकेजिंग मानदंड खाद्यान्नों के लिए, फूड ग्रेन्स के लिए 100% आरक्षण होगा और 20% चीनी को अनिवार्य रूप से जूट की बोरियों में पैक करने का प्रावधान करने का निर्णय किया गया है। एथेनॉल के दामों ने चीनी क्षेत्र को री एनर्जाइज करने का काम किया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 2025 तक देश भर में 10% एथेनॉल ब्लेंडिंग करने का लक्ष्य रखा गया। तो कई बड़े फैसले हुए और उनमें टेक्सटाइल से जुड़े फैसले, जैसे कि कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को 17,000 करोड़, साथ में जूट
का इस्तेमाल पैकेजिंग में, अनाज की बात हो चाहे शुगर की बात हो। तो इसी मौके पर टेक्सटाइल सेक्रेटरी यूपी सिंह भी वहां मौजूद थे, जिनके साथ आवाज ने एक्सक्लूसिव बातचीत की और उन्होंने कहा कि कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को जो 17,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं उनका इस्तेमाल अगले सीजन के लिए प्रोक्योरमेंट में शुरू हो सकता है। वहीं टेक्सटाइल PLI के लिए गाइडलाइंस अगले 2 दिन में नोटिफाई भी हो जाएंगी। पिछले दो साल रहे हैं, काफ़ी मुश्किल से रहे पूरे टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए। आज जो फैसला हुआ है कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को 17,408 करोड़ के लगभग जो आप दे रहे हैं मदद, कितना फ़ायदा होगा पूरे सेक्टर को और इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, इसका तरीका क्या होगा? पिछले 2 सालों में जो कॉटन एक अभूतपूर्व स्केल पे कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने खरीदा। कॉटन कॉर्पोरेशन इंडिया पहले भी इंटरवीन करती रही है, बट बड़े छोटे स्तर पे। लेकिन पिछले 2 सालों में जैसे कंट्री में करीब 350-360 लाख हमारा बेल्स का प्रोडक्शन होता है, उसके अगेंस्ट 19-20 में 125 लाख बेल्स और 20-21 में 100 लाख बेल्स, तो करीब 225 लाख बेल्स, जिससे फार्मर के खाते में करीब 55,000 करोड़ गए थे एक्चुअली। तो अब ये कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया तो पहले बैंक से लोन लेती है, उसके बाद प्रोक्योरमेंट करती है, उसको पैसे मिलते हैं बेच के। लेकिन अगर बेचने का जो प्राइस है वो अगर प्रोक्योरमेंट प्राइस प्लस उसके ऊपर जितने कॉस्ट ऐड होते हैं, इंटरेस्ट हुआ, गोडाउन रेंट हुआ, इंश्योरेंस हुआ, उससे अगर कम होता है तो जो लॉस होता है उसकी भरपाई सरकार करती है। तो ये भरपाई सरकार ने जो करने का जो निर्णय लिया है उससे एक एश्योरेंस सबको जाता है, फार्मर्स को, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को भी, कि भाई आगे भी, वैसे तो आज के दिन में कॉटन के प्राइसेज बहुत अच्छे चल रहे हैं, फार्मर्स को अच्छे प्राइस मिल रहे हैं, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को इंटरवीन करने की आवश्यकता नहीं हो रही है। लेकिन अगर फ्यूचर में जब भी ऐसी स्थिति आएगी तो फार्मर्स कैन बी रीएश्योर्ड, या जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो कॉटन को यूज़ करते हैं उनके रीएश्योर्ड रहेंगे कि भाई ऐसा नहीं है कि कोई खरीदने के अभाव में फार्मर सफ़र करेंगे। कॉटन कॉर्पोरेशन आगे आएगा, उनका स्टॉक खरीदेगा और सरकार कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पीछे है। सर, एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा, चूँकि हम यहाँ पे टेक्सटाइल सेक्टर की बात कर रहे हैं, तो सरकार ने इसको प्रमोट करने के लिए, दुनिया में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान बनाने के लिए टेक्सटाइल में PLI की घोषणा की। इस वक्त हम किस स्थिति में हैं, उसको हम पूरी तरह से इसके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर आगे का रोड मैप क्या है और टाइमलाइन बता सकें इसका? तो देखिए, अभी हमने 2 बहुत महत्वपूर्ण फैसले पिछले 2-3 महीने में लिए गए हैं। एक तो था PLI फॉर टेक्सटाइल और दूसरा है जो PM मित्र, जिसके अंदर 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क होंगे। तो अभी हमारा जो कैबिनेट डिसीजन होने के बाद हमने इन दोनों स्कीम्स को नोटिफाई कर दिए हैं। अभी हमने जो उसके लिए गाइडलाइंस है वो गाइडलाइंस अभी जस्ट फाइनलाइज किया है। 1-2 दिन में गाइडलाइंस हम नोटिफाई कर रहे हैं। हमने उसके लिए एक PMA अपॉइंट करना जनरली होता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी, वो भी हम फाइनल स्टेज पे हैं। तो अभी हमारा ये है कि हम लेटेस्ट 1 दिसंबर से विंडो जो है, हमने उसके लिए पोर्टल भी बना लिया है, तो 1 दिसंबर से लेके हम 2 महीने का टाइम रखेंगे, जिसके बीच में कंपनियां जो हैं वो एप्लीकेशन देंगी। उसके बाद स्क्रूटनी करके जो भी कंपनियां योग्य पाई जाएंगी उनको हम 31 मार्च के अंदर उन सबों को हम एक लेटर ऑफ अवार्ड इशू कर देंगे। अब बात कुछ राजनीतिक खबरों की। ड्रग्स केस पर जारी घमासान के बीच हम बात कर रहे हैं मुंबई में। घमासान के बीच नवाब मलिक और महाराष्ट्र के पूर्व CM देवेंद्र फडणवीस के बीच सियासी घमासान तेज होती जा रही है। एक दिन पहले देवेंद्र फडणवीस ने नवाब मलिक पर अंडरवर्ल्ड से जुड़े होने का आरोप लगाते हुए धमाका किया था, जिसके जवाब में नवाब मलिक ने हाइड्रोजन बम फोड़ने का ऐलान करते हुए उन पर नोटबंदी के बाद जाली नोट के करोड़ों के घोटाले में शामिल होने का आरोप लगा दिया। यही नहीं, उन्होंने फडणवीस पर NCB के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को बचाने के लिए केस को घुमाने का भी आरोप लगाया। नवाब मलिक के आरोपों पर BJP की ओर से आशीष शेलार ने पलटवार किया। उन्होंने फडणवीस पर लगाए गए आरोपों को बेबुनियाद करार दिया। यही नहीं, उन्होंने रियाज भाटी की NCP के बड़े नेताओं के साथ तस्वीरें भी दिखाई। 29 अक्टूबर को सहार एयरपोर्ट पे जाली पासपोर्ट के साथ पकड़ा गया, जिसके ऊपर दाऊद इब्राहिम सारे गैंग के लोगों के साथ संबंध की सारी खबरें अखबारों में थी। पूरा शहर जानता था कि रियाज भाटी कौन है। डबल पासपोर्ट के साथ कोई व्यक्ति पकड़ लिया जाए और 2 दिन में छूट जाता है, इसके पीछे क्या खेल था? रियाज भाटी लगातार आपके साथ सभी कार्यक्रमों में क्यों नजर आता था?
रियाज भाटी भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में क्यों नजर आता था? आपके डिनर टेबल पे क्यों नजर आता था? तो नवाब मलिक के आरोपों के बाद बीजेपी ने मलिक को निशाने पर ले लिया। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कुछ तस्वीरें दिखाई जिसमें रियाज भाटी के महाराष्ट्र सरकार के मंत्रियों के साथ होने का दावा किया गया। फोटो दिखाने की अगर बात है तो ऐसे कितने फोटो दिखाए जा सकते हैं। इस फोटो में रियाज भाटी किसके साथ खड़े हैं आप स्वयं देख सकते हैं। इस फोटो में वो रियाज भाटी राज्य के कौन से मंत्री के साथ खड़े हैं जनता उससे जानकारी रखती है। इस फोटो में जन्मदिन की शुभकामनाएं कौन किसको दे रहा है ये फोटो स्वयं स्पष्ट बताता है। इस फोटो में रियाज भाटी किसके साथ आनंद उठा रहे हैं आप स्वयं इसको देख सकते हैं। इधर नवाब मलिक ने फडणवीस पर हैदर आजम नाम के शख्स को बड़ा पद देने का आरोप भी लगाया। नवाब मलिक ने हैदर आजम पर मुंबई में बांग्लादेश के लोगों को बसाने का काम करने का भी आरोप लगाया। नवाब मलिक के इन आरोपों को हैदर आजम ने पूरी तरह झूठा और बेबुनियाद करार दिया। उन्होंने जल्द ही नवाब मलिक के आरोपों पर न्यूक्लियर बम फोड़ने का ऐलान किया है। नवाब मलिक की रिश्तेदार है, उनके घर की वो सदस्य हैं। उसका सिर्फ दाऊद इब्राहिम कास्कर के साथ संबंध ही नहीं, रिश्तेदारी ही नहीं, बल्कि वो आईएसआई के साथ भी संबंध रखती हैं और इसका खुलासा मैं 5 दिनों के बाद में मीडिया के सामने करूंगा। वो महिला कौन है उसकी जानकारी? उन्होंने जो है सुरसुरी जलाई है, मैं ये न्यूक्लियर दागूंगा। लंबे समय के इंतजार के बाद मारुति सुजुकी ने अपनी न्यू जनरेशन सेलेरियो को आखिरकार भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है। इसे कई लेटेस्ट अपडेट और नए डिजाइन के साथ मार्केट में उतारा गया है। सेलेरियो में नेक्स्ट जनरेशन K10C पेट्रोल इंजन का इस्तेमाल किया गया है जो पिछले मॉडल से 15 से 23% ज्यादा पावरफुल है। ये इंजन 49 किलोवाट की पावर और 89 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है और इस इंजन को 5 स्पीड मैनुअल और ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के साथ पेश किया गया है। कंपनी का दावा है कि यह सबसे ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट पेट्रोल कार है जो 26.68 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देती है। नई सेलेरियो की कीमत 4,99,000 से शुरू होकर 6,94,000 तक जाती है। इस दिवाली बम्पर बिक्री के बाद अब देश के कारोबारियों को 14 नवंबर से शुरू हो रहे शादियों के सीजन से अच्छे कारोबार की उम्मीद है। एक अनुमान के मुताबिक अगले एक महीने में करीब 25 लाख शादियां हैं और इस वेडिंग सीजन से 3 लाख करोड़ बिजनेस का अनुमान लगाया जा रहा है। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। दिवाली पर रिकॉर्ड बिक्री के बाद अब कारोबारी शादियों के सीजन के लिए तैयार है। कोरोना की वजह से बीते 2 साल फीके रहे, लेकिन इस बार रौनक फिर से आती दिख रही है। यही वजह है कि व्यापारियों की संस्था कैट के मुताबिक इस बार वेडिंग सीजन में 3 लाख करोड़ रुपए के बिजनेस की उम्मीद है। 14 नवंबर से एक महीने के लिए वेडिंग सीजन शुरू हो जाएगा और इस दौरान 25 लाख से ज्यादा शादियां होने का अनुमान है। देश भर के व्यापारी, खासतौर पर टेक्सटाइल के व्यापारी, साड़ी के व्यापारी, ज्वेलरी के व्यापारी, घड़ियों के व्यापारी या गिफ्ट आइटम्स देने वाले व्यापारी या शादी में सामान होने वाले जितने भी अन्य प्रकार के जितने भी उत्पाद हैं, उन सबके व्यापारी बहुत उत्साह में है और बहुत उम्मीद है कि दिवाली के बाद दिवाली का जो उत्साह है वो शादियों के सीजन में भी लगातार चलता रहेगा। शादी समारोह से जुड़े काम जैसे केटरिंग, बैंक्वेट हॉल, होटल और शादी गार्डन का बिजनेस भी चमकने की उम्मीद है। दिल्ली में इस तरह की बुकिंग लगभग फुल हो चुकी है और एक अनुमान के मुताबिक दिल्ली में ही 1.5 लाख से ज्यादा शादियां होनी है, जिससे 50,000 करोड़ रुपए के बिजनेस का अनुमान है। दीपाली नंदा, दिल्ली। तो आवाज समाचार के इस एडिशन में फिलहाल इतना ही, लेकिन CNBC आवाज पर लगातार आप खबरों से अपडेट रह सकते हैं हमारे तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए। और आगे है आपके लिए कल का बाजार। नमस्कार।